A very good morning to all my dear students. Welcome back again to your sociology class. Hope all of you are staying safe at home and doing well. Last time in sociology we were doing the chapter of market as a social institution, and we have done about the various markets. We have done about colonialism. Now let's continue with the chapter further. What else do we have to do in this chapter? Now next comes the caste-based markets pre-colonial period. Colonial period से भी पहले वाला market system was quite well developed and non-market exchange money not directly involved and barter system, that was exchange of goods. Goods के बदले goods, that was barter system. Now इसमें हमारा पहला सिस्टम आता है जजमानी सिस्टम. जजमान्स को हम कहते हैं लैंडलॉर्ड्स. मतलब ये बहुत एक सॉलिड सिस्टम था बेस्ड ऑन हेरिडिटी. एंड प्रजन्स दे वर द सर्विस क्लास, जिसमें हमारे बाबर्स, टेलर्स, गोल्डस्मिथ ये सब आते थे. जजमान्स जो थे दे पेड देम इन कैश और काइंड, और जो प्रजान्स के सन्स थे, बेटे थे, दे वुड सर्व द सन्स ऑफ जजमान्स बिकॉज दे वर हैविंग द डोमिनेटिंग अथॉरिटी. बार्टर सिस्टम वॉज वेल डेवलप्ड, इट वॉज एफिशिएंट एंड स्लो. बार्टर सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स के बदले गुड्स, ना कि पैसे. इट वॉज नॉट कैश. Then pre-colonial spices, cotton, handloom, jute, they were exported to other countries. So India had its own manufacturing units. It was very good trading network and extensive banking system. मतलब आज के सिस्टम जो बैंकिंग सिस्टम है उससे बहुत अलग, and it was quite extensive. तो मतलब जजमानी सिस्टम को ओवरऑल देखें तो बहुत एक एफिशिएंट सिस्टम था, बहुत वेल डेवलप्ड सिस्टम था, क्योंकि जजमान्स के पास एक कैन से डोमिनेटिंग फैक्टर था, अथॉरिटी थी, सॉलिड सिस्टम था, और वही लैंडलॉर्ड्स थे जो कि उनको कैश या काइंड में पे करते थे प्रजवान्स को, और प्रजन्स के सन्स जो थे वो जजमानीस के सन्स को सर्व करते थे, राइट. एंड जितने भी हम स्पाइसेस, कॉटन, हैंडलूम्स की बात करें जो कि अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किए जाते थे, इंडिया का एक अच्छा प्लेस ऑक्यूपाई करता था वो उस टाइम पे. प्री कॉलोनियल पीरियड के बाद अगर हम कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो उसमें आ गए थे हमारे नाकराटर्स, जिसको हम चेटियार्स भी कहते हैं. दे वर फ्रॉम तमिलनाडु. And they provided an interesting illustration of how those indigenous trading networks were organized, how they worked in the colonial period. Right, मतलब उस टाइम पे नाकराटर्स की अगर हम बात करें, उस टाइम पे कई रिलायबल सोर्सेज डेवलप हुए. लाइक रिलायबल सोर्स जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट आया था ट्रस्ट विद इन द किन्स. किन्स की हम बात करें तो किन्स दो तरह के होते हैं, वो आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो, एफिन्स एंड कंसेगनल किन्स. ठीक है, तो देयर वाज ट्रस्ट विद इन द किन्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, एंड उस ट्रस्ट फैक्टर के बाद दे यूज्ड टू स्ट्रेंथन देयर कम्युनिटी. एक पर्सन को पैसा दिया जाता था ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, एंड ही रीपेज द मनी ऑल्सो. देयर वाज कास्ट बिकम वेल नोन. नाकराटर्स दे ऑल्सो वेंट टू श्रीलंका एंड नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज़. अब नाकराटर्स भी इंडिजिनस बैंकर्स ही थे, लेकिन फ़र्क क्या था नाकराटर्स और वेस्टर्न बैंकिंग में? नाकराटर्स को पर्सनल लिया जाता था, वेस्टर्न बैंकिंग वॉज इम्पर्सनल. द नाकराटर्स वॉज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, एंड दैट वॉज वेस्टर्न बैंकिंग वॉज बेस्ड ऑन नीड फॉर कोलैटरल. मतलब सिक्योरिटीज़ की अगर हम बात करें, उनमें एक सिक्योरिटी फैक्टर चाहिए होता था, लेकिन नाकराटर्स में ट्रस्ट के ऊपर ही बेस्ड था. नाकराटर्स दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू देयर ओन कम्युनिटी, और लेकिन वेस्टर्न बैंकिंग में ऐसा कुछ नहीं था. क्रेडिट वॉज अवेलेबल टू एवरीवन. ठीक है, नॉट मच कंसिडरेशन टू कास्ट. ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसी को पैसा दे सकते हैं, राइट. देन नेक्स्ट वॉज द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केट ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज़. हमने वैश्यास के बारे में, क्षत्रियास के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं. वैश्यास दे वर द मर्चेंट्स, ट्रेडर्स एंड द बिजनेसमैन. When the British came, industries were set up and it led to industrialization. ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था. कॉलोनलिज्म के टाइम पे मैं बात कर रही हूँ. The British didn't allow Indians to be the heads of industries, but they let the merchants help them. After independence, the merchants took over since they were trained by British, and Marwaris in north areas could be very rich or middle class or local traders. मतलब कहने का ये है कि कॉलोनलिज्म के टाइम पे ऑब्वियसली द डोमिनेटिंग अथॉरिटी वाज विद द ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स दे वर नॉट लेटिंग एनी इंडियंस टू कम अप. उनको हेड नहीं चाहिए था कोई अपने पे, लेकिन दे यूज्ड टू टेक द हेल्प ऑफ मर्चेंट्स. लेकिन आफ्टर द कॉलोनलिज्म, मतलब हम इंडिपेंडेंस के बाद की अगर बात करते हैं, तो द मर्चेंट्स दे टुक ओवर एवरीथिंग बिकॉज नाउ दे वर ट्रेन्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड दे वर नोइंग हाउ टू प्रोसीड. जैसे हम जैन्स की बात करें, पारसीज़ की बात करें, और मारवाड़ीज़ भी थे. दे कुड बी वेरी रिच और दे कुड बी मिडिल क्लास और लोकल ट्रेडर्स.
तो वो डिपेंड करता था। कहने का मतलब ये है कि बहुत टाइम था, बहुत फ़र्क था प्री कॉलोनियल पीरियड में, फिर कॉलोनियल पीरियड में, एंड देन आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट हमारा आता है कॉलोनियलिज्म एंड एमर्जेंस ऑफ न्यू मार्केट्स। जब कॉलोनियलिज्म आया इंडिया में, इट प्रोड्यूस मेजर अपहीवल्स इन द इकोनॉमी, मतलब कई डिस्ट्रप्शंस हुई प्रोडक्शन में, ट्रेड में, एग्रीकल्चर में, राइट। हैंडलूम इंडस्ट्री was at demise because this market was flooding with cheap manufactured textiles from England. Colonial era में India, it began to be more fully linked with the world capitalist economy. India was the major supplier of manufactured goods. मतलब इंडिया ही जो था उस टाइम पे एक मेजर सप्लायर था मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का टू द वर्ल्ड मार्केट एवरीवेयर। और कॉलोनलाइजेशन के बाद इंडिया बिकेम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, राइट, एंड ऑल्सो द कंज्यूमर्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो वो पहले भी कर रहा था, बहुत लार्जली फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजिंग इंग्लैंड। न्यू ग्रुप्स, अगर हम यूरोपियंस की बात करें स्पेशली, दे एंटर्ड इनटू ट्रेड एंड बिजनेस and alliance with the merchant communities, and there was expansion of market economy in India, and it provided new opportunities to the merchant communities ताकि वो अपनी पोजीशन जो है वो मार्केट में इम्प्रूव कर सकें। तो कॉलोनियलिज्म में कई चेंजेस आए थे, जैसे मैंने आपको बात करी है। अगर हम एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, ट्रेड, इन सब की भी बात करते हैं तो, राइट। एंड फाइनली नेक्स्ट हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग कैपिटलिज्म एज अ सोशल सिस्टम। कैपिटलिज्म के बारे में आपको पहले ही बताया है। कार्ल मार्क्स ने रिवील किया था इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन, लेबरर्स, वर्कर्स, दे फॉर्म द सोशल सिस्टम इन मार्केट एंड ही वाज अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, राइट। मतलब एक टर्म थी हैव नॉट्स हु वर्क फॉर द हैव्स एंड आर पेड वेजेस। ही फेल्ट दैट द लेबरर्स वर कमोडिटीज कुड पे फॉर देम। लेबरर्स को कमोडिटीज़, चीज़ माना जाता था जो उनके लिए पे कर सकते हैं। मार्केट इज़ नॉट ओनली द एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज विच इज़ इंपॉर्टेंट, बट बिकॉज ऑफ इंटर रिलेशनशिप अमंग पीपल विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, द लेबरर्स आर नॉट पेड एज मच एज दे शुड बी पेड। दिस इज द सिंपल वैल्यू विच इज़ द एक्स्ट्रा वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेजेस। अब कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, आपने कार्ल मार्क्स के बारे में पहले ही पढ़ा, इफ़ यू रिमेंबर इन क्लास 11। कार्ल मार्क्स का कॉन्फ्लिक्ट था, और वो कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि लेबरर्स जितना काम करते हैं क्या उनको उतना पैसा मिलता है। तो इसी चीज़ पे लेबरर्स की फ़ाइट थी कि वो काम जितना करते थे उसके अकॉर्डिंग उनको वेजेस नहीं मिलते थे। और अगर हम बात करें एक्स्ट्रा वेजेस या बोनस की, तो वो बहुत दूर की बात होती थी। तो कार्ल मार्क्स यही चाहता था कि लेबरर्स को एज कमोडिटीज़ नहीं ट्रीट किया जाए, एंड दे शुड बी ट्रीटेड लाइक एज पर्सनस हु आर वर्किंग हार्ड, राइट, टू गेट मनी। सो दे शुड बी पेड ऑन देयर टर्म्स, मतलब उनको उसके अकॉर्डिंग पे किया जाए जितना वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, एंड अगर प्रॉफिट होता है तो उससे रिलेटेड भी उनको एक्स्ट्रा या बोनस मिलना चाहिए जो उनके हक का है। दे शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ दैट। सो दैट वाज द व्यू ऑफ कार्ल मार्क्स। सो टुडे विल डू टिल हेयर, we'll continue the chapter further in the next class. Hope you have understood till here. The assignments related to the same have been uploaded on the website. Please take good care of yourself. We'll meet very soon.